यस, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हम बात कर रहे थे सीए फाउंडेशन के पेपर अकाउंट्स जैन 2026 पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने 1 to 4 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को अटेंड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पहले इंटरनल ऑप्शन देके रखे हुए हैं, हम तो दोनों ही करेंगे। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू सब पार्ट्स, दैट इज आइदर 1 और 2। फर्स्ट सबसे पहले क्या बता रहे हैं, ऑन 30th November 2025 द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स रामा एंड सन्स showed a debit balance of rupees 39,700 at bank. On comparing it with the cash book, the following discrepancies were observed: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You are required to ascertain the balance of opening in the cash book of Messrs Rama and Sons as on 30th November 2025. मतलब कि हमको बैंक की पासबुक का ओपनिंग बैलेंस एज अ क्लोजिंग बैलेंस हमको एज अ बैंक ओवरड्राफ्ट के तौर पे देके रखा हुआ है, और उन्होंने हमको बताया भाई एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दे दीजिए, जिससे हमको पता चल जाए कि भाई क्या तामझाम हमें करने की जरूरत है। BRS इन द बुक्स ऑफ Rama Limited as on 30th November 2025। ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा अमाउंट। चलिए, उन्होंने बताया हुआ है कि भाई हमने पासबुक से शुरू किया है, और पासबुक में भी हमने कहाँ से शुरू किया है पता है? तो हमने पासबुक से तो शुरू किया ही किया है, लेकिन पासबुक में भी हमने शुरू किया हुआ है डेबिट बैलेंस है। ये डेबिट बैलेंस मतलब क्या? तो पासबुक में हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट शो हो रहा है। अब जब भी आपको पता है कि भाई बैंक ओवरड्राफ्ट की जब भी बात आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की जब भी बात आएगी तो जिस हम प्लस करने वाले उसको माइनस कर देंगे, जिसको माइनस करने वाले उसको प्लस कर देंगे। अच्छा, अगर आपको इन सब चीजों में कंफ्यूजन लग रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हमें क्या करने का, जहां से निकले हैं और जहां तक पहुंचना है, अब जहां पे पहुंचना है उन्होंने जैसा किया हुआ है वही सारी चीजें हमें कर देने की। बट सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ये डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, उसका क्या करेंगे? उसका हमें कुछ भी नहीं करना है। नो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, और वो काम हमारा क्या रहेगा? तो भाई हम एक काम करेंगे, जितने भी सारी हमारी नेगेटिव बैलेंस है, मतलब कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसको हम किस में लिख के रख देंगे बताएं? नेगेटिव बैलेंस के तौर पे लिख के रख देंगे। मतलब कि हम क्या लिखेंगे? बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। हमको ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस आता है, तो डेबिट बैलेंस को हम किस में लिख के रख देंगे बताएं? नेगेटिव में 39,700, दैट्स इट। और कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी सब चीजें जो ऐड होने वाली थी वो ऐड ही करेंगे, और जितनी भी चीजें लेस होने वाली है उसको लेस ही करेंगे, और गिरते पड़ते उठते संभलते कहाँ तक पहुंच जाएंगे? तो भाई बैलेंस एज पर दी कैश बुक पहुंच जाने वाले हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसा हम करते आए वैसा ही करना है। बस आपको क्या करने का, बैंक ओवरड्राफ्ट बोला गया है तो उस बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर नेगेटिव बैलेंस लिख के वही सेम टू सेम काम जो अब तक करते आए हैं वैसे का वैसा करते रहना है। सबसे पहले क्या बोला? A check of 10,000 was issued to a supplier on 25th November but was not presented for the payment till 3rd December। चलो, क्या बताना चाह रहे हैं भाई? हमने कैश बुक में क्या किया था, तो हमने कैश बुक में एक चेक 10,000 का पास कर दिया था, इश्यू कर दिया था, उतना पैसा कट जाने वाला था। बट यहाँ पे अपना क्या हुआ, तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि भाई नवंबर में 30 पे हमने तो इसको बंद कर दिया है। बट द थिंग इज दैट बैंक वालों ने उस चेक को कब पास किया, कब क्लियर करवाया, पेमेंट कब उसका करा, तो बैंक वालों ने उसका पेमेंट किया 3rd दिसंबर को। मतलब कि 30th नवंबर तक बैंक में तो वो पैसे पड़े होंगे, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा दिख रहे होंगे। लेकिन कैश बुक से हमने ये चेक इश्यू कर दिया हुआ है, मतलब कि कैश बुक में से तो हमने ये पैसा दे दिया है, और हम कैश बुक तक ही जा रहे हैं। तो अगर कैश बुक में पैसा दे दिया है तो हम यहाँ से भी वो पैसे को क्या कर देंगे बताएं? माइनस कर देने वाले हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या लिखेंगे हम? चेक इश्यूड on 25th November, not yet
पेड, बट हमने बैंक कैश बुक में से तो हमने उतना पैसा काट दिया है, तो हम यहाँ पे भी उतना पैसा क्या कर देंगे बताएं, माइनस कर देंगे। अ चेक ऑफ ₹3,000 was received from a customer and deposited on 20th November but was credited by bank on the 2nd December। कैश बुक में हमने इसको प्लस कर दिया था, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक इसको प्लस नहीं किया हुआ है। कोई बात नहीं, हम तो बैंक से निकल के कैश बुक तक जा रहे हैं, कैश बुक वालों ने जैसा किया हो वैसा ही हमें कर देना है। कैश बुक में तो चेक हमको मिल गया था, हमने रिसीव करके कैश बुक में तो प्लस कर दिया था, बैंक में भी प्लस होने वाला था, लेकिन वो 2 दिसंबर को हुआ, तब तक मंथ खत्म हो गया था, हम 30 नवंबर को खड़े थे, तो कोई नहीं, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, चेक डिपोजिटेड not yet cleared by the bank। कितने रुपए का है, 3,000 रुपीज का। आपको जैसे भी समझ में आ रहा है उस तरीके से लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। The bank has directly collected interest of 2400 on behalf of the firm which has not yet been recorded in the cash book। चलो, बैंक ने 2400 रुपए डायरेक्ट कलेक्ट कर दिए थे, बैंक ने अच्छी बात है कलेक्ट कर दिए थे, लेकिन कैश बुक में हमने इसको मेंशन करना रह गया है। कैश बुक में पता ही नहीं कि हमको ये पैसे मिल गए हैं, तो उतना पैसा कैश बुक में कैसा दिखेगा, कम दिखेगा, तो हमें भी इसमें पैसा क्या कर देने का, कम कर देने का। कितना रुपीस लिखेंगे, बैंक डायरेक्टली कलेक्ट, क्या डायरेक्टली कलेक्ट, इंटरेस्ट। फिर क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्टेड बाय 900। चलो, कैश बुक की क्रेडिट साइड ओवरकास्टेड हो गई है। अब याद करो, ये कैश बुक की क्रेडिट साइड मतलब क्या, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड मतलब कि पेमेंट साइड, मतलब कि उतना पैसा हमने कैसा काट लिया है, पता है, ज्यादा काट लिया है। चलो फिर कम करने का, अरे नहीं, हम यहाँ पे इसको सुधारने के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम तो यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं कि जब पासबुक के बैलेंस से निकल रहे हैं, कैश बुक के बैलेंस से जा रहे हैं, अगर कैश बुक में 2 बार 900 कट गए हैं, तो हमें भी इस बार एक एक्स्ट्रा 900 क्या कर लेने, बताए, काट लेने हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 900 रुपया लेस, क्यों, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। फिर क्या बोल रहे हैं, अ कस्टमर had directly deposited 8,000 into the firm's bank account but no entry was made in the cash book। लो, कस्टमर ने डायरेक्ट 8,000 रुपए डाल दिए, पैसे उतने बढ़ गए बैंक में, लेकिन कैश बुक में हमको पता ही नहीं है। अगर हमको कैश बुक में वो चीज पता ही नहीं है, तो फिर हमें भी यहाँ से उसको उस चीज को क्या कर देंगे, बताएं, माइनस कर देंगे, क्योंकि कैश बुक में तो वो पैसा आ गया है ऐसा हमको पता ही नहीं है। चेक नहीं, कैश डायरेक्टली डिपोजिटेड बाय कस्टमर, कितना, 8,000। सर ये तो पैसा आ गया तो प्लस करो ना, अरे बट कैश बुक वालों को थोड़ी पता है, और हमको तो कहाँ पे जाना है, कैश बुक पे जाना है। जैसा कैश बुक वाले कर रहे हैं वैसे ही सब चीजें हमें भी करनी है। आगे देखते हैं, अ चेक ऑफ 2,000 डिपॉजिट अर्लियर वाज रिटर्न डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट ओनली। मतलब कि बैंक से 2,000 रुपए कट गया है, लेकिन ये सब चीजें हमको तो पता ही नहीं है। मतलब कि कैश बुक में 2,000 रुपए अभी भी कैसे दिख रहे होंगे, ज्यादा, तो हम भी यहाँ पे 2,000 रुपए क्या कर देंगे, ज्यादा। चेक dishonored but not yet informed। चेक डिसऑनर तो हो गया था, लेकिन अभी तक हमको उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिली नहीं है। फिर वो लोग क्या बोल रहे हैं, as per the standing instruction to bank EMI of 20,000 was paid by the bank, the same was omitted to be accounted for the cash book। चलो, 20,000 का एक EMI हमने बैंक को बोल के रखा था कि भाई आप हर बार कटवा दीजिएगा, लेकिन बैंक वालों ने काट दिया है, कैश बुक में उसको लिखना ही भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं, कैश बुक में आके उसको वापस से क्या कर देंगे, प्लस, क्योंकि कैश बुक में से तो कटा नहीं है, कैश बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो कैश बुक में लिख देंगे प्लस 20,000। EMI debited but omitted to enter in कैश बुक। बढ़िया से आगे क्या बोल रहे हैं, an amount of 5,000 was wrongly credited by bank to the firm's account for which details are not available। चलो, 5,000 से हम बोल सकते हैं बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में ज्यादा डाल दिए थे, बैंक वालों ने ज्यादा डाल दिए थे, क्या कैश बुक वालों ने ज्यादा डाले हैं, नहीं किए हुए हैं, तो माइनस 5,000 wrongly credited by बैंक। फिर क्या बोल रहे हैं,
The cashier had wrongly recorded a bank payment of 12,500 as 21,500 in the cash book. चलो कैशियर ने क्या किया हुआ है, बैंक पेमेंट जो हमने 12,500 का दिया था वो कैशियर ने 21,500 लिख दिया है। इन शॉर्ट 12,500 में से 21,500 9,000 रुपए कैश बुक में ज्यादा काट लिए गए हैं। सही काटे गलत काटे वो हमें नहीं देखना है, हमें कैश बुक तक जाना है। कैश बुक में उतने पैसे ज्यादा कट गए थे तो हम भी यहाँ पे उतने पैसे ज्यादा काट ले रहे हैं, तो हम माइनस कर देंगे 9,000। क्या लिखेंगे, cashier wrongly mentioned 21,500 instead of 12,500। अब अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सारी एंट्रीज अब हमें आ रही है, यहाँ पे हो गई है, फटाफट से हम इसका टोटल करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। 39,700 माइनस में प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000 माइनस 2,400 माइनस 900 माइनस 8,000 माइनस 5,000 माइनस 9,000 50,000 रुपए का हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव बैलेंस। मतलब कि ओवरड्राफ्ट तो है ही है, ओवरड्राफ्ट। दो चीजें हमने यहाँ पे क्या किया, बैंक ओवरड्राफ्ट में पासबुक में नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा था, ओवरड्राफ्ट दिखा रहा था, तो हमने कुछ नहीं किया, वही सब चीजें सेम टू सेम की जैसा कैश बुक वालों ने किया था। कैश बुक में पैसा ज्यादा है तो बढ़ा दो, कैश बुक में पैसा कम है तो कम कर दो, लेकिन ओवरड्राफ्ट बोला है तो उसको नेगेटिव बैलेंस लिख दो, बाकी सबको पॉजिटिव बैलेंस रखो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका आंसर तो सेम ही आ जाने वाला है। आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और 5 के क्वेश्चन नंबर 5 का ए और ए के फर्स्ट में ही उन्होंने हमको और देके रखा हुआ है सेकेंड वाला। T drawn on a J a bill of exchange rupees 1,80,000 on 1st April 2025 for 3 months. J accepted the bill and signed it to T, who gets discount from his banker for rupees 1,70,800. T immediately remits the 7,600 to J. On the due date, T being unable to remit the amount due, accept a bill of 2,52,000 for 3 months, which is discounted by J from the banker 2,40,660. आगे क्या हुआ, J sends 40,440 to T before the maturity of the bill. T becomes bankrupt and his estate paying 50 paisa to in a rupee. Pass the journal entries in the books of T. लो हम T है और हम ही खुद क्या हो जाने वाले हैं पता है, बैंकरप्ट हो जाने वाले हैं। चलिए फटाफट से जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। बनाना आता है आपको जर्नल एंट्री का बढ़िया सा प्रोफोर्मा बना ही देते हैं। प्रोफोर्मा पहले डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, LF डेबिट रुपीज एंड लास्ट में आ जाएगा हमारा क्रेडिट रुपीज। जर्नल एंट्रीज in the books of T, date, particular, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। चलिए देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, कोई टेंशन की बात है नहीं। T drawn on J a bill of exchange rupees 1,80,000 on 1st April 2025 for the 3 months and J accept a bill and signed it to T। ठीक है, चलो सबसे पहले टी ने बिल लिखा, किसके ऊपर बिल लिखा, जे के ऊपर। हम खुद क्या है, हम खुद टी है, हम खुद बिल लिख रहे हैं, और अगर हम खुद बिल लिख रहे हैं तो मतलब कि वो हमारा क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल 1/4/25 को हम ये सब चीजें कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं फटाफट से ध्यान से, कोई टेंशन की बात नहीं है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू J account being bills drawn to J। चलो कितने रुपीस का उन्होंने बिल बताया हुआ है, 1,80,000 रुपयों का, 1,80,000, 1,80,000। फिर आगे उन्होंने क्या किया, जे ने उस बिल को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया और वो उन्होंने हमको वापस भिजवा दिया, और तुरंत से हमने क्या किया, उसको बैंक के पास से जाके डिस्काउंट करा दिया। 1,80 का बिल था, 1,72,800 में हमने उसको डिस्काउंट करा दिया, मतलब कि बैंक में हमको पैसा मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे
बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, being bills discounted from बैंक। चलिए कितने पैसे, 180 का बिल था, उसके सामने 172,800 मिले, 180 में से 172,800 गए, कितने बच जाएंगे 7,200। आगे क्या हुआ, 3 महीने तक तो ये बिल हमें एंजॉय करना था, उसमें से नहीं पहले हमने टी इमीडिएटली डेबिट 57,602 जे। अब देखिएगा ध्यान से, टोटल हमारा बिल कितने का था, 180 का था, उसमें से हमको कितने मिले थे 172,800, उसमें से हमने थोड़े बहुत किसको भेज दिए बताए, जे को भेज दिए, वो हमारा ये अकोमोडेशन वाला बिल वाला ट्रांजैक्शन है, ये आप समझ ही गए होंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, जे अकाउंट डेबिट। अब उनको भेजा है 57,600, लेकिन हम उनको भी बोलेंगे भाई हमने डिस्काउंट कराया है तो जितना फटका हमने खाया है, थोड़ा बहुत फटका तेरे को भी खाना ही पड़ेगा। ये हमको पता चल रहा है 180 का 172,800 का उन्होंने वहाँ पे कितना दे के रखा हुआ है पता है, 1/3 दे के रखा हुआ है टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट बीइंग अमाउंट remitted to J after deducting discount। चलिए कितने का, तो हमने उसको भिजवाया 57,600, बट वो बिल ओरिजिनल कितने का होगा 60,000, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, और 7,200 का 1/3 हमारा कितना आ जाएगा 2400, इन दोनों का डिफरेंस। चलिए अब क्या होने वाला है, तो अब आगे उन्होंने ऐसा बताया कि वे अब 3 महीने तक जे और टी दोनों इस बिल को एंजॉय करेंगे, बट जब 3 महीने के बाद जब ड्यू डेट आई, अब 3 महीने मतलब क्या, 1/4 से 1/5, 1/6, 1/7, बट 1/7 तो गिन नहीं पाएंगे, 3 डेज का हमें उनको क्या देना पड़ेगा, ग्रेस पीरियड। तो 4/7 को वो बिल का पैसा हमें भरना था, बट वो पैसा जाके कौन भर देगा, टी भर देगा, हम भर देंगे क्योंकि हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया था। लेकिन उस दिन पे क्या हुआ, तो उस दिन पे ऐसा हुआ कि भाई हम तो उस पैसे को भरना चाहते ही थे, लेकिन हमने जब on the due date T being unable to remit the amount due except a bill for rupees 2,50,000 for 3 months which is discounted by J। मतलब क्या, हम खुद टी है, हमें ये पैसे इकट्ठा करके बैंक को देने थे, लेकिन हम पे नहीं कर पाए, हमने जे को बोल दिया भाई तू पे कर दे। जे ने हम पे एक बड़ा सा बिल दे के मारा, कितने रुपीस का, 2,52,000 रुपीस का। अब 2,52,000 रुपीस का बिल, जो पैसे हमें बैंक को देने थे वो पैसे हमारे बिहाफ पे जे ने बैंक को भर दिए होंगे, और इसके लिए अब हमें जे को पैसे देने कितने, 2,52,000 का टोटल बिल जे ने हमको दिया हुआ है। जे अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बीइंग क्या लिख देंगे, तो भाई हम बीइंग यहाँ पे लिखेंगे कि बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड by us। चलो कितने का, 2,52,000, 2,52,000। जब हमने बिल डिस्काउंट करवाया था तो हमने थोड़े बहुत पैसे जे को दिए थे, अब जब जे जाके बिल डिस्काउंट करा रहा है तो थोड़े बहुत पैसे वो हमको देगा। कितने पैसे, जे ने वो बिल एक्सेप्ट किया एंड 2,50,000 for 3 months which is discounted by J for his banker for rupees 2,40,660। अब ये 240,660 वो भाई साहब देखेगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि J sends 40,440। अब देखिएगा ध्यान से, टोटल हमारा बिल कितने का था, तो टोटल हमारा बिल था, देखिएगा ये वर्किंग थोड़ा सा बिल्कुल ही ध्यान से, हमें टोटल रुपए कितने भिजवाने थे उसको, तो हमें टोटल रुपए 2,40,660 वो भाई साहब ने हमको भिजवाया, तो 2,40,660 उसमें उतने में उसने डिस्काउंट करा दिया। उसमें से उसने हमको कितने भेजे, तो उसमें से उसने हमको 40,440 रुपए उन्होंने हमको भेजे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
तो टोटल 40,440 और आगे वाले जो पैसे थे उसमें से हमें उनको कितने देने थे, तो देखो टोटल 180 का बिल था, उसमें 60,000 हमने जे को भिजवा दिए थे, तो मतलब कि हमें जे को टोटल बिल 1,80,000 का, उसमें से जे और टी दोनों बांटने वाले थे, जे को हमने 60,000 दे दिए थे, तो अब कितने देने पड़ेंगे पता है, टी को कितने मिलेंगे पता है 120, तो ये 120 भी तो वो हमारे पास से वसूल लेगा, तो 120 440 अपॉन 2,40,660 और उसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई एक्चुअल बिल तो हमारा कितने का था 2,52,000 का था, लेकिन उसने हमको कितने में करके दे दिया 2,40,660, मतलब कि कितने रुपए का उसने हमारे पास से डिस्काउंट कटवा लिया 11,340 का डिस्काउंट कटवा लिया। तो अल्टीमेटली होगा कैसे, तो अल्टीमेटली होगा ऐसे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों उतने पैसे उसने हमको भिजवाए, कितने भिजवाए 40,440, उसके ऊपर उसने हमारे पास से क्या काट लिया डिस्काउंट काट लिया, कितने का डिस्काउंट काट लिया, तो इसका जब आंसर करेंगे 120 प्लस 444 डिवाइड बाय 240,660 मल्टीप्लाई बाय 11,340, तो कितना आ जाएगा हमारा 7,560 का उसने हमारे पास से डिस्काउंट काटा। टू हम क्या लिख देंगे, तो 2 हम लिख देंगे। ये सारा काम काज किससे हुआ, तो ये सारा ही काम काज हमारा जे के साथ हुआ है। being J remitted 440 after deducting discount। अब आगे क्या आएगा, Before the maturity of the bill, T becomes bankrupt and his estate paying 50 पैसा in a total। चलो अब bills payable account debit to J account, हमें उसको टोटल इतना देना था, bills payable account debit to J account being amount outstanding to J 2,52,000 बट हम उससे पहले उनको दे ही नहीं पाए, कितने पैसे नहीं दे पाए, तो देखिएगा ध्यान से, जे अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू डेफिशिएंसी अकाउंट being we unable to pay and 50 पैसा only remitted to J। चलिए कितने पैसे आ जाएंगे टोटल हमारे, तो देखिएगा ध्यान से, हमें आगे वाले के टोटल कितने देने थे 120 देने थे, और अभी यहाँ के 40 440 7,560 मतलब कि 48,000 प्लस आगे वाले 120, तो टोटल मिला के हमें उनको 1,68,000 देने थे, बट हम उनको डिवाइड बाय 250 पैसा 84,000 एंड 84,000 ही दे पाएंगे, बाकी के 84,000 हम उनको अनेबल टू पे हो जाएंगे। इन दोनों में से जो भी आपको सही लगे, पहले वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट था और अभी आपका ये दिया गया था आपको बिल्स वाला, जो भी आपको सही लगे वो आप इंटरनल ऑप्शन दिए गए हैं आप उसको कर सकते हो। 5 का बी, Sumita is engaged in the business of trading in detergent. She does not maintain proper records of her business. From the following details furnished by her, you are required to compute the amount of total purchase and sales for the year ended 31st March 2025। चलो ओपनिंग बैलेंस देके रखा हुआ है, इन्वेंटरी देके रखी हुई है, सन्ड्री क्रेडिटर्स देके रखा हुआ है, सन्ड्री डेटर्स देके रखा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस देके रखा हुआ है, इन्वेंटरी का, क्रेडिटर्स का, डेटर्स का। उसके अलावा कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश सेल्स, कैश परचेज, डिस्काउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर। क्या बात है, क्या बात है, कितना ही ज्यादा आसान वाला क्वेश्चन हमको यहाँ पे पूछ लिया गया है।
हमको बस यही बताना है कि भाई टोटल परचेज एंड टोटल सेल्स पूरे साल के दौरान कितना हुआ, उसमें भी कैश सेल्स और कैश परचेज तो देके रखा हुआ है। हमें बात क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स की रही है। क्रेडिट परचेज हमको मिल जाएगा क्रेडिटर्स का अकाउंट बना देने से, और कैश क्रेडिट परचेज हमको मिल जाएगा क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाने से, और क्रेडिट सेल्स हमको मिल जाएगा डेटर्स का अकाउंट बनाने से। कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से इत्मीनान से हम इस सम्स को कर सकते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सन्डरी क्रेडिटर्स अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री। अरे भाई इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग से हमको कुछ काम नहीं है। क्रेडिटर्स का देखते हैं ओपनिंग बैलेंस। याद रखिएगा क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का हमेशा ओपनिंग बैलेंस कौन से पे आता है, क्रेडिट साइड पे, और क्लोजिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। और उसी तरीके से जब हम डेटर्स की बात करेंगे तो टू ओपनिंग बैलेंस एंड बाय क्लोजिंग बैलेंस। चलिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर दिया हुआ है 1,23,000। फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स देके रखा हुआ है 1,50,000। उसके बाद इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस 150, उसका कोई काम नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स का 138, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1,38,000। फिर 256, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2,56,000। फिर कैश पेड टू क्रेडिटर्स, चलो उतना कैश हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया। अगर हमने उतना कैश क्रेडिटर्स को पे कर दिया मतलब कि हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी बताए, कम। और अगर लायबिलिटी कम हो जाएगी तो हम उसको कौन साइड पे लिख देंगे, डेबिट साइड पे। टू कैश पेड टू क्रेडिटर्स। चलो कितने का कैश हमने पे कर दिया हुआ क्रेडिटर्स को, 2,63,700। फिर आगे क्या बोल रहे हैं वो लोग, कैश पेड टू क्रेडिटर्स 2,63,700 एंड कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 4,56,000 बाय कैश रिसीव 4,56,000। इसीलिए फोन से नहीं पढ़ने का, पेपर से ही पढ़ने का, तो जरा और अच्छे से मजा आता है। कैश सेल्स, ठीक है, कैश सेल्स उसको बाहर से लिख के रखेंगे, कैश सेल्स, क्योंकि हमारा टोटल सेल्स कैसे मिलेगा, तो कि भाई टोटल सेल्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स कितना देके रखा हुआ है, 83,400 का। कैश परचेज, चलिए वैसे ही हमारा टोटल परचेज, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, उसमें से कैश परचेज देके रखा हुआ है 30,000 का। उसके अलावा डिस्काउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब हमको डिस्काउंट मिला है, अब डिस्काउंट कब मिलेगा, जब उनको पैसे पे करेंगे। और जब उनको पैसे पे करेंगे मतलब कि वो कहाँ का डिस्काउंट है, क्रेडिटर्स वाला। डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का, 11,300, और यहाँ पे बाय डिस्काउंट अलाउड 18,700। चलिए फ्रॉड से इसका टोटल करते हैं 2,63,700, 11,300 प्लस 1,38 आ जाएगा हमारा 4,13,000 बाय क्रेडिट परचेज। कैसे मिला, बैलेंसिंग फिगर 413 में से 1,23 गया, कितना आ जाएगा 2,90,000। और इसी 2,90,000 को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल परचेज कितना आ जाएगा 3,20,000। और फिर इसका भी टोटल कर देंगे, क्रेडिट साइड का बड़ा आएगा तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 4,56,000 प्लस 18,700 प्लस 2,56,000, 7,30,700। 7,30,700 में से 1,50,000 गया, 5,80,700 टू हमारा क्रेडिट सेल्स, वही 5,80,700 यहाँ पे प्लस कर देंगे, उसमें 83,400 प्लस 664100
664100 6,64,100 इजी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सी क्या बता रहे बोलो। अजंता लिमिटेड इश्यू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each payable as per 3 per share on application, ₹5 per share including 2 as a premium on allotment and ₹4 per share on call. All these shares were subscribed and money due on call shares was fully received except from X holding 1,000 shares who failed to pay the allotment and call money, and Y holding 2,000 shares failed to pay the call money. All those 3,000 shares were forfeited. Out of the forfeited shares, 2,500 shares, including whole of X shares, were subsequently reissued to Z as fully paid up at a discount of ₹2 per share. Pass the necessary journal entries in the books of Ajanta Limited to record the forfeiture and reissue of the shares. Also prepare the extract of the balance sheet and notes to the accounts of the company. देखिएगा ध्यान से, वो लोग क्या बता रहे हैं हमको, तो वो लोग हमको ऐसा बता रहे हैं कि भाई अजंता लिमिटेड की बात कर रहे हैं और अजंता लिमिटेड के पास 50,000 शेयर्स थे, 10 का दाम था और वो उन्होंने ₹3 शेयर्स पे मंगवा एप्लीकेशन पे मंगवाए थे, इंक्लूडिंग 2 का प्रीमियम, ₹5 अलॉटमेंट में 2 का प्रीमियम और ₹4 कॉल पे उन्होंने मंगाए हुए थे। कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा ये वाला सम। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताया गया है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया है कि भाई हमें फोरफीचर, रीइश्यू और साथ ही में कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है। कैपिटल रिजर्व की एंट्री वो हमारा थोड़ा सा हिडन एंट्री रह जाएगी, हमें ये बता नहीं गया होगा, लेकिन हमें इसकी एंट्री हर बार करनी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। Ajanta Limited issued 50,000 equity share of ₹10 each, payable as 3 per share on application, 5 per share including 2 का premium on allotment and ₹4 per share on call। देखिएगा ध्यान से क्या क्या बताना चाह रहे हैं वो लोग। एप्लीकेशन आएगा 3 का, अलॉटमेंट टोटल 5 इंक्लूडिंग 2 का प्रीमियम मतलब कि 3C + 2B = 5 एंड कॉल कितना आएगा हमारा 4 का 4C, तो टोटल हमारा हो जाएगा 10। आगे उन्होंने हमको क्या बोला, ऑल दिस शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वर फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट एक्स होल्डिंग 1000 शेयर्स हु फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। चलो एक्स नाम का बंदा था, 1000 शेयर्स होल्ड कर रहा था, उसने कॉल मनी और उसने अलॉटमेंट मनी दोनों पे नहीं किया, सिर्फ क्या पे किया हुआ है, एप्लीकेशन ही पे किया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या बता रहे बोलो, Y holding 2000 shares failed to pay the call money। उसके सामने Y था, उसके पास 2000 शेयर्स थे, उसने क्या पे करना भूल गया है, बताए कॉल मनी पे करना भूल गया है। All those 3000 shares were forfeited। हमने ये दोनों ही शेयर्स को क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया, और उसमें से सिर्फ 2500 शेयर्स हमने उठाए। 3000 शेयर्स हमने फोरफिट किए थे, लेकिन उसमें से 2500 शेयर्स ही हमने क्या किए बताए, रीइश्यू किए। और अगर हमने 2500 शेयर्स रीइश्यू, उसमें क्या बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग होल ऑफ एक्स शेयर्स, मतलब ये 2500 में एक्स के पूरे 1000 शेयर्स हैं और वाई के सिर्फ कितने शेयर्स बच जाएंगे बताए, 1500 शेयर्स बच जाएंगे। आई क्या बोल रहे हैं, सब्सिक्वेंटली रीइश्यू टू जेड एज अ फुल्ली पेड एट डिस्काउंट ऑफ 2, मतलब कि ये शेयर्स हमने दे दिए जेड को और वो भी कितने में दे दिए, तो यहाँ पे हमने 10 + 2p मतलब कि 12 में किए थे, लेकिन ₹2 के डिस्काउंट पे, तो हमें 12 में से 2 नहीं देखना है, किस में देखना है पता है, 10 में से 2 देखना है। तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 मतलब कि ₹8 में हमने ये शेयर्स फुल्ली जेड को क्या कर दिए बताए, रीइश्यू कर दिए हैं। देखते हैं, पास द journal in the books of Ajanta Limited to record the forfeiture and reissue of the shares। चलिए फटाफट से इसकी एंट्री हम कर लेते हैं। क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, LF, पर्टिकुलर एंड डेट। चलो सबसे पहली एंट्री हमारी कौन सी आ जाएगी, तो उन्होंने हमको बताया हुआ है कि भाई सबसे पहली एंट्री हमारी आ जाएगी फोरफीचर करने की, तो हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, साथ ही में प्रीमियम भी नहीं भरा, किसने प्रीमियम पे नहीं किया, एक्स ने, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट 2 कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट बीइंग एक्स शेयर फोरफिटेड। चलो एक्स का शेयर हमने क्या कर लेना है बताए, फोरफिट कर देना है।
तो कितने होंगे एक्स के शेयर 1000 इंटू कैपिटल है हमारी टोटल 10, प्रीमियम हमारा टोटल उसमें 2, शेयर 4 फीचर मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उसने 3 रुपया पे किया हुआ है, और बाकी 10 और 2 6, 5 और 4 9, 10,000 2,000 3,000 और 9,000। अब हम किसने शेयर उठाएंगे, तो अब हम शेयर उठाएंगे वाई के। सेम एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बट सिक्योरिटी प्रीमियम वाई ने पे किया हुआ है, और अगर वो पे किया हुआ है तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट बीइंग वाइज शेयर फॉर फीचर कितना आ जाएगा, इसकी सारी एंट्रीज हम कर देंगे 2000 से, 2000 2000 2000 मल्टीप्लाई शेयर कैपिटल 10 का, शेयर 4 फीचर 3 और 3 6 का, और ये आ जाएगा 4, 10 दूनी 20,000 12,000 8,000। फिर उन्होंने क्या किया, वही पूरा का पूरा हमने रीइश्यू किया। कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स रीइश्यू किए, 2500, और वो भी कितने पे, 8 पे। तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 2500 शेयर्स रीइश्यू एट 8 to Z। चलिए डिस्काउंट सारा हमारा एंट्री किससे होगा पता है, 2500 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 8, तो 2500 इंटू 8 20,000 5,000 25,000, और लास्ट एंट्री हमारी क्या आ जाएगी, तो वो आ जाएगी शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब उसमें x का भी होगा और उसमें y का भी होगा। x के हमने टोटल शेयर्स रीइश्यू कर दिए है, तो उसका हमने शेयर 4 फीचर आया था 3,000 का, उसमें से हमने यहाँ पे कितने यूज कर दिए, मतलब कि 3 का, उसमें से 2 यूज कर लिए, मतलब कि 1 बच गया, तो 1000 इंटू 1,000 प्लस y के हमने कितने शेयर्स उठाए थे 2,000 6 के हिसाब से, 2000 में से यहाँ पे हमने सिर्फ कितने इस्तेमाल किए 1500, तो हम इसको 1500 इंटू 6 में से 2 गया, मतलब कि 1500 इंटू 4 6,000 1000 प्लस 6,000 टोटल 7,000 रुपीज का हमारा क्या आ जाएगा, 4 फीचर आ जाएगा। उसके साथ साथ हमको क्या बता के रखा हुआ है, उसके साथ साथ हमको बता के रखा हुआ है कि भाई आप क्या करो, बैलेंस शीट भी बना के हमको दे दो, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट अलोंग विद नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, ये भी बना के हम दे देंगे। बैलेंस शीट ऑफ अजंता लिमिटेड पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें सबसे पहला आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, उसमें सबसे पहला आ जाएगा शेयर कैपिटल, दूसरा आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, और फिर कोई हमारी एक्स्ट्रा लायबिलिटी इस टॉपिक में या इस सम में हमको देके नहीं रखी हुई है, तो उसको क्या कर देंगे, इग्नोर। सेकंड असेट्स, असेट्स में भी कोई और लायब असेट्स नहीं है, सिर्फ करंट असेट आएगा, और वो भी कौन सा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिर उसका भी हम क्या कर देंगे, टोटल। हमको पता है ये दोनों चीजें सेम आ जाना चाहिए, और इन सब के हम क्या बना के देंगे पता है, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। चलिए सबसे पहले नोट नंबर 1 किसका बनेगा, शेयर कैपिटल का। कितनी शेयर कैपिटल हमारे पास आई हुई है, तो हमारे पास यहाँ पे ऐसा, तो हम शेयर कैपिटल की जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें हम ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो सब लिखते हैं, लेकिन हमको ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे, इश्यूड कैपिटल के ऊपर ही फोकस करेंगे। कितनी हमारी इश्यूड कैपिटल, 50,000 इंटू 10 मतलब कि
5 लाख रुपीज। सर ने तो वो शेयर्स 12 में किए थे, तो वो 2 रुपए का क्या, वो 2 रुपए हम शेयर कैपिटल में नहीं लिखेंगे, उसको हम कहाँ पे लिखेंगे बताएं, रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा जाएगा। फिर हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। चलो 50 की 50 सब्सक्राइब तो हो ही गई थी, बट उसमें से पंगा कहाँ पे पड़ा, देखो उसमें से पंगा ऐसा हुआ कि भाई टोटल 50,000 तो थे ही थे, उसमें से सबसे पहले टप्पा एक्स ने कर दिया 1000 का, उसको हटा देंगे। फिर टप्पा किसने कर दिया, वाई ने, कितने का, 2000 का, लेकिन हमने फिर वापस से शेयर री इशू कर दिए 2500 के जेड को, मतलब कितने का पंगा बाकी रह गया, 49,500। तो सब्सक्राइब में हम सिर्फ कितना लिख देंगे, 49,500 इंटू 10, इसके ऊपर पूरा पैसा हमको मिला हुआ है, प्लस उसके साथ साथ जो 4 फीचर अमाउंट हमारी कितने शेयर्स पे बाकी रह गई है, 500 शेयर्स पे। किसके थे वो 500 शेयर्स, वाई के, 3 और 2 5 रुपए। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 4,90,000, 500 रुपए। अच्छा 4 फीचर 5,000, उसमें से 1000 इसका 4 में से 6, 2,000, 500 शेयर, 500 शेयर्स 4 फीचर के बाकी रह गए 3 और 3 6, सॉरी 3 और 3 6, मतलब कि 3,000। तो हमारा आ जाएगा 4,98,000 का हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद नोट नंबर 2 क्या आ जाएगा, नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। उसमें हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को, लेकिन ये सिक्योरिटी प्रीमियम हमको कितना मिलेगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमको सिर्फ और सिर्फ 50 में से ये 1000 वाले ने ही नहीं दिया था, मतलब कि 49,000 पे तो हमको मिल ही जाना चाहिए। तो प्रीमियम आ जाएगा 49,000 इंटू 2, 98,000, और उसमें प्लस हमारा कितना आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा हमारा 7,000 रुपयों का। तो टोटल आ जाएगा 98 प्लस 7, 1,05,000 रुपये। तो 1,05,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। और कैश इन कैश इक्विवेलेंट में कितना आएगा, कैसे लिखेंगे, तो कैश इन कैश इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से आएगा, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल। 150, 2,45,000, 1,88,000 एंड प्लस री इश्यू वाला कितना आएगा 20,000। ये काम करना है सो टोटल कितना आ जाएगा 6,03,000, 6,03,000, यहाँ भी टोटल आ जाएगा 6,03,000। So this is all about the CA Foundation Jan 26, question number 6, last बाकी रह गया है A वाला। The balance sheet of Dynamic Limited as at 31st March 2024 inter alia includes the following information: 10 lakh equity shares, 10 each fully paid up, 1 crore रुपए, 1 lakh 9% preference shares, 100 each, 70 paid up। अब ये 70 paid up जब भी बोले तो हमको बाकी के 30 पहले क्या कर देखे पता है, मंगवा ले देखे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 40 लाख का देके रखा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10 लाख का देके रखा हुआ है, जनरल रिजर्व 1 करोड़ का देके रखा हुआ है, बैलेंस विद बैंक्स 30 लाख का पड़ा हुआ है। Under the terms of that issue, the preference shares are redeemable on 31st March 25 at a premium of 5%. Preference shareholder having 4,000 shares failed to make the payment of the final call made under Section 55 of the Companies Act 2013. Their shares are forfeited after giving proper notice. In order to finance the redemption, the company makes a right issue of 10 lakh equity shares of 10 each at 11 per share, ₹2 being payable on application, 4 including premium on allotment and the balance on 1st June. अरे भाई साहब एक चीज़ याद रखिएगा, 31st मार्च को हम ये सब रिडम्पशन करने के लिए बैठे हैं। उसमें से जब हम रिडम्पशन करने के लिए
वापस से जब हम शेयर इशू कर रहे हैं, राइट इशू कर रहे हैं, उसमें एप्लीकेशन भी है, अलॉटमेंट भी है और कॉल भी है, लेकिन वो कॉल तो हमको कब मिल रहा है पता है? तो वो बाकी का कॉल का पैसा हमको तो 1 जून को मिल रहा है। हम तो 31 मार्च को भी बैठे हुए हैं, 31 मार्च को हम ये रिडम्पशन करना चाहते हैं और हमको इसके पैसे तो कब मिलने वाले भाई साहब? तो इसके पैसे तो हमको मिलने वाले हैं जाके 1 जून में। तो ये जो लास्ट में जो कॉल का अमाउंट है उसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे पता है? काउंटिंग में इग्नोर कर देंगे। आगे देखते हैं, द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2025। चलो अलॉटमेंट का पैसा हमको 31 मार्च को मिल गया था, मतलब कि अलॉटमेंट का मिल गया है तो मतलब कि एप्लीकेशन का भी हमको पैसा मिल ही गया होगा। आगे क्या बोल रहे हैं? द प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. You are required to pass necessary journal entries with narration in the books of Dynamic Limited for the above transactions. अब याद कीजिए, हम सबसे पहले यहाँ पे जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी आप लोगों को वैसे भी दिक्कत की बात आती ही नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं लेता है। फटाफट से देखते हैं, फटाफट से क्रेडिट, डेबिट, LF, पर्टिकुलर डेट, क्रेडिट, डेबिट, LF, पर्टिकुलर डेट, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ क्या नाम है? डायनामिक लिमिटेड। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम करने वाले, लेकिन याद करना हमने वो प्रोफॉर्मा या फिर वो हमने स्टेप्स पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं कि भाई जब भी हम ऐसा करेंगे तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या आएगा? तो जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे हमको मिलना बाकी है, मतलब कि देखो वो हमारा जो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है 9% वाले, उसके ऊपर तो फिर हमें सिर्फ 100 रुपीज ही मंगाया है, 70 ईच के 100 रुपीज मंगाया, लेकिन 70 ईच के हिसाब से ही मंगवाया है, मतलब कि अभी 30 रुपए पर प्रेफरेंस शेयर्स मंगवाना क्या है पता है? बाकी है। तो सबसे पहले वो कॉल मंगवा लेंगे। हमारी सबसे पहले कॉल मंगवाने की एंट्री क्या रहेगी? तो हमारी सबसे पहले कॉल मंगवाने की एंट्री रहेगी 9% प्रेफरेंस शेयर कॉल, या इसको हम बोलेंगे फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कितना आ जाएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, वो भी कितने परसेंट? 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रेफरेंस शेयर कॉल्ड, दैट्स इट, कोई टेंशन की बात नहीं है। कितने थे? 1 लाख इंटू 30, 1 लाख इंटू 30, तो मतलब हमारा अमाउंट कितनी आ जाएगी? 30 लाख। फिर अब हमने मंगवा लिया, अब वो लोग क्या करेंगे पता है? हमको भिजवाएंगे, लेकिन उसमें उन्होंने बताया है कि भाई कितने लोगों ने नहीं भिजवाए थे। तो एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर था, कितने शेयर्स थे उसके पास? 4000 प्रेफरेंस शेयर्स थे। उसने हमारा वहाँ पे क्या कर दिया है पता है? टप्पा कर दिया है। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर फाइनल call account being money received on final call except 4000 shares। चलिए यहाँ पे डेबिट कितने से हुआ था? 30 लाख से, तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट भी कितने से हो जाएगा? 30 लाख से। कॉल्स इन ईयर्स में कितना आ जाएगा? तो भाई 4000 शेयर्स, 30 का दाम, मतलब कि 1,20,000, और जब हम 30 में से 1,20,000 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा? 2880। समझ में आ रहा है? पक्का। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करने का? तो हमें सबसे पहला स्टेप हमें ये करने का कि भाई लिखने का कि भाई जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल है उसमें सबसे पहला काम ये करेंगे कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स वालों को हम जितने बाकी है अभी भी मंगवाना, कॉल करना बाकी है, उनको पास से पहले हम वो चीजें क्या कर लेंगे पता है? मंगवा लेंगे। अब हमारा आ जाएगा दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे? तो हमें इसके शेयर्स क्या कर लेने के पता है? फोरफिट कर लेने के। देखो उन्होंने लिखा हुआ है
Give final call under section 33, but 4,000 failed to pay, make payment, and final call under section 33, sorry section 45. और अब उनको प्रॉपर शेयर्स उनके नोटिस देने के बाद क्या कर लेना है बताएं, फोरफिट कर लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम वहाँ पे लिखेंगे 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम तो इसमें कुछ था नहीं, 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट, 2 कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट, बीइंग क्या लिखेंगे कि भाई बीइंग शेयर्स फोरफिटेड। चलिए सारा ऑपरेशन 4,000 शेयर्स के ऊपर, टोटल एक शेयर का दाम 100 रुपया था, उसमें से उसने नहीं भरा 30, तो कितना भर दिया होगा 70, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 लाख, कॉल्स एंड एरियर्स में 120, तो उन्होंने बाकी बचा 280 क्या कर दिया होगा बताए हमको, पे कर दिया होगा। और जो उन्होंने पे किया है वो हम उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो जो भी उन्होंने हमको पे किया हुआ है वो हम शेयर फोर फीचर अकाउंट को याद तो करो कैपिटल रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देंगे। बीइंग शेयर फोर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स। चलिए बताइए अमाउंट कितनी आ जाएगी, तो जितना हमने फोरफिट किया था वो 280 280। चलिए ये तो सारी बातें वो होगी कि जिसमें हमने क्या किया था बताया, प्रेफरेंस शेयर्स के जो भी हमें शेयर्स मंगवाने बाकी थे, जितने कॉल्स मंगवाने बाकी थे वो हमने मंगवा लिए। उसमें से वो 4,000 शेयर होल्डर जिसके शेयर्स जिसके पास थे वो शेयर होल्डर ने टप्पा कर दिया, तो उसको हमने रहने दिए। फिर उसके शेयर्स हमने उठवा लिए, फोरफिट कर लिए, और फोर फीचर जब भी करते हैं और अगर रीइश्यू के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अब रीइश्यू कहाँ से करेंगे, तो हम उनको क्या करने वाले हैं बताएं, रिडीम कर देने वाले हैं। तो जितना भी शेयर फोर फीचर का पैसा है वो हम कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में जाके ट्रांसफर कर देंगे। चलिए अब हमें क्या करना है, तो हमें 1 बाय 1 जो सारी प्रोसीजर है वो करना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हमने बात की थी सबसे पहले जो पार्टली पेड अप है उसको फुल्ली पेड अप करो, और दूसरा हमें क्या करना है, जितने भी हम नए इश्यू करने वाले इक्विटी शेयर्स उसको फिर मंगवाना क्या कर दो बताए, शुरू कर दो। चलिए हमने कितना राइट इश्यू मारा है, तो हमारा राइट इश्यू हमने मारा है, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन द कंपनी मेक्स अ राइट इश्यू ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स। हमने 10 लाख इक्विटी शेयर्स मारे हैं, और उसमें सबसे पहले हम क्या मंगवाएंगे, तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन मंगवाएंगे। कितने की एप्लीकेशन आएगी, 2 रुपयों की। तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इस तरीके से लिखेंगे। नहीं याद करो एप्लीकेशन के हम किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले बैंक की एंट्री आती है, देखते हो ध्यान से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग राइट इश्यू ऑफ 10 lakh इक्विटी शेयर्स एट 2 rupees ईच। चलिए कितना आ जाएगा, 10 लाख इंटू 2 मतलब कि 20 लाख। फिर हम क्या करेंगे, तो अब उसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। तो अब हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग में क्या लिखेंगे हम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वही 20 लाख। बताओ डाउटी बोलो, डाउटी थोड़ा डाउटी, नॉट सो डाउटी, आगे बढ़े। चलो ये तो एप्लीकेशन वाला सारा तामझाम हो गया। अब एप्लीकेशन आ जाने के बाद हमें क्या मंगवाने का, अलॉटमेंट मंगवाने का। चलिए अलॉटमेंट में वो लोग क्या बता रहे हैं, तो अलॉटमेंट में वो लोग इस तरीके से बता रहे हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट कॉल। चलिए कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स, सारा 10 लाख 10 लाख इंटू
उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि भाई हमारा एप्लीकेशन कितने रुपये, सॉरी अलॉटमेंट हमारा कितने रुपये का था, 4, जिसमें 1 रुपये का क्या था पता है, प्रीमियम। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, तो मतलब कि 40 लाख, 30 लाख और फिर लास्ट में आ जाएगा 10 लाख। अब हमने मंगवाया तो वो लोग क्या करने वाले हैं पता है, हमको भिजवाने वाले हैं। इसमें किसी ने टप्पा नहीं किया हुआ है, ये लोग जनरली टप्पा करते भी नहीं, क्योंकि हमारे राइट इश्यू वाले जनरली हमको जब भी पैसे, उन्हीं को हम राइट इश्यू देते हैं जो हमारा एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर होता है, और एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं तो फिर वो कभी भी ऐसे टप्पा टप्पी करते हैं नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट being money received on equity share allotment। चलिए कितना आ जाएगा, वही का वही पूरा का पूरा 40 lakhs and 40 lakhs। चलिए फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो याद करो स्टेप बाय स्टेप, सारे स्टेप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने सबसे पहले पैसे इकट्ठा किए, वो फिर पैसे इकट्ठे करने के लिए वो सबसे पहले हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने ऐसा किया कि भाई हमने ना कैपिटल रिडम्पशन कैपिटल रिडीम करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, तो कैपिटल रिडीम करने के लिए हमने सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स के जितने भी आउटस्टैंडिंग कॉल्स थे वो हमने पहले मंगवा दिए, उसमें किसी ने टप्पा कर दिया तो उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए, बाकी बचा कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। फिर उन्होंने बताया था कि भाई हम रिडीम करने के ना राइट इश्यू करने वाले, तो हमने राइट इश्यू की एंट्री कर दी, पहले एप्लीकेशन मंगवाया, अलॉटमेंट मंगवाया, उसमें कॉल भी था, लेकिन वो कॉल तो हम 1 जून को करने वाले हैं, अभी तो हम 31 मार्च को बैठे हुए हैं, मतलब कि हम उसकी एंट्री कंसिडर नहीं ही करने वाले हैं। और अगर हम उसकी एंट्री कंसिडर नहीं करने वाले हैं तो फिर अब हमारा आगे वाला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो उन्होंने हमको क्या बता के रखा हुआ है कि हमको पता है कि बाकी सारा जितना भी पैसा होता है वो सारा का सारा बाकी का पैसा हमें कहाँ से दे देने का पता है, तो वो बाकी का सारा पैसा हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स में से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, हमें कितने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने की जरूरत पड़ रही है, तो देखो वर्किंग देख लो, वर्किंग आराम से, वर्किंग कोई टेंशन की बात नहीं है, वर्किंग देख लो, वर्किंग फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल। चलो याद करो, टोटल हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे, 1 लाख के थे, लेकिन उसमें 4000 में तो पैसा पे नहीं किया था और हमने उसकी अमाउंट को क्या कर लिया था पता है, फोरफिट कर लिया था। तो 1 लाख में से 4000 गया तो बच्चे कितने 96,000, और उसका एक शेयर की दाम कितना था, तो एक प्रेफरेंस शेयर का दाम था 100, तो 96,000 इंटू 100 10,000, तो मतलब कितना आ जाएगा 96 लाख। उसमें से हमने राइट इश्यू कितने के किए, तो कि भाई राइट इश्यू हमने किया टोटल 10 लाख शेयर्स का मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए हमने मंगवाए एप्लीकेशन पे और 4 रुपए हमने मंगवाए अलॉटमेंट में। पर याद करेगा 4 रुपए जो हमने अलॉटमेंट में मंगवा के रखे हुए हैं वो 4 रुपए में से 1 रुपया तो किसका है पता है, प्रीमियम का है, और वो प्रीमियम का पैसा हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। याद रखिएगा फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर लेने का और फेस वैल्यू ऑफ राइट इश्यू लेने का टू डिटरमाइन द रिडम्पशन रिजर्व्स। तो वो हमारा कितना आ जाएगा 2 + 3 मतलब कि टोटल 5, तो उसमें से हम 50 लाख रुपीस काट लेंगे, तो बाकी जितना बच गया 96 में से 50 गया 46 लाख, उतने का हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा। आइए फटाफट से वो बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट being CRR made out of the capital redemption reserve। चलिए कितना बनाया हमने 46 लाख। फिर ये जैसे ही जनरल रिजर्व बन जाए फिर उसके बाद हमें क्या करने का, उसको रिडीम करने की कोशिश स्टार्ट कर देने की। याद कीजिए हमने कितने में रिडीम किया हुआ है, तो उन्होंने हमको बताया हुआ है कि भाई हमें ना 5% प्रीमियम के साथ इसको रिडीम करना है। तो हम क्या करेंगे रिडम्पशन के वक्त, तो हम सबसे पहले रिडम्पशन की एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे रिडम्पशन की एंट्री, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
साथ ही में हम इसको किस तरीके से रिडम्पशन कर रहे हैं, प्रीमियम के साथ, तो उतना हमारा खर्चा है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू, हम ये सबसे पहले किसको ट्रांसफर करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, बीइंग 9% preference shares redeem at 5% प्रीमियम। चलिए कितना आ जाएगा, तो कि भाई 96,000 के हमारे प्रेफरेंस शेयर्स थे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का 5%, मतलब कि 105 के हिसाब से, बट यहाँ पे तो सबसे पहले 100 के हिसाब से ही आएगा 96 लाख। यहाँ पे हम करेंगे 96,000 मल्टीप्लाई बाई 5, तो मतलब कि आ जाएगा 4,80,000। और अब हम यहाँ पे इन लोगों का क्या कर लेंगे, टोटल 1,80,000। बताइए डाउटी नॉट सो डाउटी। अब हम क्या करेंगे, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुला के उनको पैसे वापस लौटा देंगे। क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग में क्या लिखेंगे, तो बीइंग में लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर रिडीम एंड पेमेंट में कितना, पूरा 1,80,000, 1,80,000। और फिर लास्ट में हमें क्या करना है, आपको सभी को पता है कि वो जितना भी हमारा प्रीमियम का पैसा था उसको हम क्या कर देंगे, बताएं, डेबिट कर देंगे। और जनरल रिजर्व में हमें प्रीमियम का पैसा क्या कर देंगे, बताएं, डेबिट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन redemption account, being premium on redemption transfer to general reserve। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 4,80,000, 4,80,000। तो याद रखिएगा मोटा मोटा आपको ये स्टेप्स, सबसे पहले जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उसको पूरा का पूरा खत्म कर दो, जितने भी अनपेड बाकी रह गए उसको सभी को मंगवा लो। फिर वो हो जाने के बाद हमें सबसे पहले जो राइट इश्यू है उसकी एंट्री कर देने की, वो हो जाने के बाद कैपिटल रिजर्व बनाने का, वो हो जाने के बाद प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देने का, वो हो जाने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बैंक से पैसे दे देने के, और लास्ट में जितना भी हमारा प्रीमियम होगा रिडेम्पशन के वक्त का उसको हम जनरल रिजर्व में क्या कर देंगे, बताएं, ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद का बी वाला क्वेश्चन आपको देके रखा हुआ है कि भाई जर्नल एंट्रीज ट्रांजैक्शंस के थियरी देके रखी हुई है। क्या बोल रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाट आर द रूल्स ऑफ द पोस्टिंग द जर्नल एंट्रीज इनटू द लेजर। चलिए कौन कौन से ऐसे रूल्स होते हैं, तो भाई आपको ना दोनों सेपरेट अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। साथ ही में लोग बता रहे हैं कि आपको टू एंड बाय डेबिट साइड पर और क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ रहा है। बस यही सब चीज़ें जो आपको बेसिकली पता है उन्हीं के बारे में उन्होंने बता के रखा हुआ।